48 Laws of Power by रॉबर्ट ग्रीन। लॉ 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। प्राचीन रोम में गिनियस मार्सियस नाम का एक महान सैन्य नायक था। लोग उसे कोरियोलेंस के नाम से जानते थे। रोम के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती। कई बार शहर को आपदाओं से बचाया। कोरियोलेंस ने अपना ज्यादातर समय युद्ध के मैदानों में बिताया, इसीलिए शहर के बहुत कम लोग उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। लेकिन पूरे रोम में उसकी बहादुरी और देशभक्ति के किस्से सुनाए जाते थे, इसीलिए रोम की जनता उसका बहुत सम्मान करती थी। 454 ईस्वी में कोरियोलेंस ने फैसला किया कि अब वो युद्ध के मैदानों को छोड़कर राजनीति में अपना हाथ आजमाएगा। उसने कौंसिल के उच्च पद के चुनाव लड़ने का विचार किया और चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया। चुनाव रैली के दौरान सभी प्रतिनिधि भाषण देते थे। कोरियोलेंस ने भी भाषण दिया। भाषण के दौरान जनता को अपने युद्ध में मिली चोटों के निशान दिखाता और उन्हें बताता यह चोटें उसे कैसे मिली। उसके इस भाषण ने कई लोगों को भावुक कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोम के लोग कोरियोलेंस की बहादुरी और देशभक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे उसका बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए कोरियोलेंस का चुनाव जीतना लगभग निश्चित था। चुनाव का दिन आया। इस दिन भी सभी प्रतिनिधियों ने अपने विचारों को जनता के सामने रखते हुए भाषण दिए। कोरियोलेंस ने भी भाषण दिया। इस भाषण में कोरियोलेंस ने रोम की आम जनता को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए अपना पूरा भाषण रोम के कुलीन वर्ग, जो कि अमीर थे, उनको संबोधित किया। उसने कहा कि वो रोम को कुलीन वर्ग के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान बना देगा, जहां पर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उनके व्यापार के अनुकूल नियमों को बदला जाएगा। इस भाषण में वो अपने विरोधी प्रतिनिधियों का भी अपमान करने लगता है। पूरे भाषण में वो कुलीन वर्ग की ही बातें करता रहा। पहले भाषण से इस भाषण में कुछ अंतर था। पहले भाषण को लोग ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, पर इस भाषण को लोगों ने ध्यान से सुना। जो बातें कोरियोलेंस ने कही वो रोम में आग की तरह फैल गई। इस भाषण से कोरियोलेंस ने अपने महान योद्धा की छवि को चकनाचूर कर दिया। लोगों को एहसास हो गया कि कोरियोलेंस के बारे में उन्होंने आज तक जो भी सुना था वो बस एक झूठ था। कोरियोलेंस भी अन्य सामान्य सैनिकों के जैसा ही था, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। लोग कोरियोलेंस के विरोध में आ गए, जिससे कोरियोलेंस हार गया। हारा हुआ कोरियोलेंस आम आदमियों से क्रोधित होता है और कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। पराजित होकर वह युद्ध के मैदानों में लौट जाता है। कुछ हफ्तों बाद रोम में एक अनाज की खेप आती है। कौंसिल की मीटिंग बैठती है। कौंसिल के मंत्री यह निर्णय लेते हैं कि वो इस अनाज को आम नागरिकों में मुफ्त में बांट देंगे। इस मीटिंग में कोरियोलेंस भी पहुंचता है। वो अनाज को मुफ्त में बांटे जाने का विरोध करता है और मंत्रियों को इसके हानिकारक प्रभाव बताता है। कौंसिल के मंत्री कंफ्यूज होकर इस निर्णय को यहीं रोक देते हैं, पर कोरियोलेंस यहीं नहीं रुकता। वो लोकतंत्र की अवधारणा की निंदा करता है। लोगों के प्रतिनिधि ट्रिब्यून से छुटकारा पाने और शहर के शासन को कुलीनों को सौंपने की वकालत करता है। कोरियोलेंस का ये भाषण आम लोगों तक पहुंचा तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने ट्रिब्यून्स को सीनेट के पास भेजा ताकि वो कोरियोलेंस को उनके सामने पेश करे, पर कोरियोलेंस ने इस बात के लिए मना कर दिया, जिससे शहर के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। वे शहर में दंगे करने लगे। इन दंगों के कारण सीनेट ने निर्णय लिया कि वो इस अनाज की खेप को सब में बांट देंगे। इस बात को जानकर लोग शांत हुए, पर कुछ लोग अब भी कोरियोलेंस से माफी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर कोरियोलेंस अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है और अपनी राय को अपने पास ही रखता है, तब वो युद्ध के मैदानों में लौट सकता है। कोरियोलेंस लोगों के सामने आता है। शुरुआत में उसकी आवाज में नरमाहट थी, पर जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा वो मूर्खों जैसी बातें करने लगा। वो लोगों को गालियां देता उनका अपमान करने लगा। वो जितना ज्यादा बोलता गया, लोगों का उस पर गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। आखिरकार लोगों ने उसे चिल्लाकर चुप करवा दिया। ट्रिब्यून्स ने इस बात पर विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि वो कोरियोलेंस को मौत की सजा देंगे। उन्होंने मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया कि कोरियोलेंस को टर्पियन चट्टान के शीर्ष से नीचे फेंक दिया जाए। लोगों ने ट्रिब्यून्स के इस आदेश से खुश होकर इसका समर्थन किया, पर पैट्रिशियन के हस्तक्षेप करने पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जब लोगों को ये पता चला कि अब उनका महान योद्धा शहर में कभी वापस नहीं आएगा, उन्होंने शहर में बहुत बड़ा जश्न मनाया। ऐसा जश्न उन्होंने कभी अपने दुश्मनों की हार में भी नहीं मनाया। कोरियोलेंस के साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग जिस कोरियोलेंस
की बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे, उसका सम्मान करते थे, अचानक उससे इतनी नफरत क्यों करने लगे? राजनीति में आने से पहले कोरियोलेंस के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। युद्ध के मैदानों में उसकी उपलब्धियों ने उसे एक महान, बहादुर और देशभक्त व्यक्ति के रूप में दिखाया। उसके नाम की लोगों ने महान कहानियां सुनी थी, लेकिन जिस क्षण वो रोमन नागरिकों के सामने आया और अपने मन की बात कही, उसी समय उसकी सारी महानता की छवि गायब हो गई। वो भी एक आम सिपाही की तरह ही अपने कारनामों का बखान करता, अपनी बहादुरी का बखान करता, अपने विरोधी प्रतिनिधियों का अपमान करता, उन पर लांछन लगाता, मानो वो खुद को खतरे से असुरक्षित महसूस कर रहा हो। ये चीजें लोगों को कोरियोलेंस के अंदर के डर और अस्थिरता को दिखाने लगी, जिससे लोगों के सामने कोरियोलेंस की जो महान व्यक्तित्व की छवि थी, वो छवि अब टूट गई। कोरियोलेंस जितना ज्यादा बोलता गया, वो उतना ही कम शक्तिशाली दिखाई देता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो दिखाता है कि वो खुद को भी नियंत्रित नहीं कर सकता और सम्मान पाने योग्य नहीं। अगर कोरियोलेंस कम बोलता और अपनी शक्ति की छवि को बनाए रखता, तो लोग उससे कभी नाराज नहीं होते। वो निश्चित ही कौंसल चुना जाता। लेकिन कोरियोलेंस ऐसा नहीं कर पाया। मानव जीव एक ऐसा जानवर है जिस पर बहुत कम लोग काबू कर पाते हैं। यह अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए लगातार संघर्ष करती है। समय के साथ आपने इसे न संभाला तो वो आपका ही नुकसान करेगी। शक्ति उन लोगों को नहीं मिलती जो अपने शब्दों के खजाने को बर्बाद करते हैं। शक्ति उन्हें मिलती है जो जानते हैं कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। किंग लुई 14 अपने शब्दों का सही उपयोग करना जानता था। उसके कुलीन और मंत्री दिन रात राज्य के मुद्दों पर बहस करते रहते। वे विचार विमर्श करते, बहस करते, गठबंधन बनाते और तोड़ते, फिर से बहस करते, जब तक अंत में एक निर्णायक क्षण न आ जाता। उनमें से दो को लुई के सामने अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता, जो तय करता कि क्या किया जाना चाहिए। वो दोनों अपना अपना पक्ष लेकर लुई के पास जाते और लुई उन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुनता और कहता, मैं देख लूंगा, फिर वहां से चला जाता। मंत्री और दरबारी इस विषय पर राजा से एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। वे केवल परिणाम देखेंगे। जब कुछ सप्ताह बाद राजा किसी निर्णय पर पहुंचेगा और कार्य करेगा, वह इस मामले पर उनसे कभी परामर्श नहीं करता। लुई 14 बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसकी सबसे प्रसिद्ध टिप्पणी आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूँ, बहुत ज्यादा राजनीतिक पर अर्थपूर्ण था। लेकिन लुईस पहले से ऐसा नहीं था। जब लुईस जवान था तब वो भी अन्य लोगों की तरह ही बहुत बातें करता। उसे भी अपनी बातें करने की कला से बड़ी खुशी मिलती। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसने मौन रहना और कम शब्दों में अपनी बातें कहना सीख लिया। एक नाटक, एक मुखौटा, जिसका उपयोग वह अपने से नीचे के लोगों को असंतुलित रखने के लिए करता था। कोई भी नहीं जानता लुईस क्या सोच रहा है, वह क्या करने वाला है। कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि राजा क्या सुनना चाहता है। चुप लुईस के मंत्री जैसे जैसे उससे जितना बातें करते, वैसे वैसे वो अपने बारे में लुई को बताते जाते, जिसे लुई उनके ही खिलाफ बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करता। अंत में लुई की चुप्पी ने उसके आसपास के लोगों को भयभीत और यही लुई की शक्ति की नींव में से एक था। सेंट साइमन ने कहा है कि किसी मंत्री के लिए मूर्खतापूर्ण बातें कहना उसके करने से भी अधिक नुकसानदेह है। देखा जाए, शक्ति कई मामलों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, पर जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को समझ नहीं पाते, जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। भले ही आप कुछ सामान्य सी बात बोल रहे हों, लेकिन अगर आप उसे अस्पष्ट और खुला छोड़ते हैं तो वह बात मौलिक लगेगी। अक्सर शक्तिशाली लोग कम बोलकर लोगों को प्रभावित और भयभीत करते हैं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही अपने बारे में बताएंगे, अपने इरादे और अपनी कमजोरियां बताएंगे। कम बोलना आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। जब आप लगातार बात नहीं करते हैं तो आप ऐसे इंसान लगते हैं जो खुद के बारे में निश्चिंत है और उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब लोगों को पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, तब वो आप में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। जब आप बोल रहे हो तो सावधान रहें कि ज़्यादा ना बोलें। चीज़ों को ओपन एंडेड रहने दें ताकि लोग आपको न पकड़ सकें। अस्पष्ट और संदिग्ध रहें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। जब आप शांत होते हैं तो आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर पाते हैं।
जितना बोलो उससे ज्यादा सुनो। कंपटीशन के इस दौर में सभी खुद को प्रतिभावान साबित करना चाहते हैं। इसीलिए सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने विचारों को बताने में लगे रहते हैं। जिन भी लोगों ने सफलता पाई है वो भेड़ चाल चल कर नहीं बल्कि भीड़ से अलग हट कर पाई है। सभी लोगों से अलग बनने के लिए आपको भी कुछ अलग करना होगा। आपको चुप रहकर सुनना सीखना होगा। जरूरत से कम बोलना सिर्फ राजाओं या नेताओं के लिए ही नहीं है, आप भी इस कला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन के ज्यादातर क्षेत्रों में आप जितना कम बोलेंगे आप उतना ही गहरे और रहस्यमयी नजर आएंगे। आवश्यकता से कम बोलकर आप अर्थ और शक्ति का आभास पैदा करते हैं। आप जितना कम बोलेंगे मूर्खतापूर्ण बातें कहने का जोखिम उतना ही कम होगा। आत्मविश्वास चुप है, असुरक्षा जोर से बोलती है।